नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। हम पढ़ रहे थे आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के फर्स्ट पेपर की मैथ्स का पोर्शन। इसमें मैं काफ़ी कुछ आपको कवर करवा चुका हूं। लास्ट कुछ टॉपिक बचे हैं जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड हैं, यानी सरफेस एरिया और वॉल्यूम से, जिसमें आपके घन, घनाभ है, इसके अलावा बेलन, शंकु और गोला है। फिर इनके संयोजन से बनी हुई आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन है। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं, फिर सवालों को समझना है कि किस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद में सबसे ज़्यादा इजी यदि पोर्शन है मैथ्स वाले में, जिसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इजी आते हैं, तो वो इसी टॉपिक से आते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आज का हमारा टॉपिक है घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्यूबॉइड यानी घनाभ, क्यूब यानी घन, पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम सरफेस एरिया कहेंगे और आयतन को हम वॉल्यूम कहेंगे, यदि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यदि देख रहे हो तो। इंग्लिश मीडियम के वैसे कितने स्टूडेंट हैं आप जरूर कमेंट करके बताएं, उस हिसाब से मैं वीडियोस को मैनेज करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने बीच में काफ़ी टाइम ले लिया था, आज से इस टॉपिक को शुरू करेंगे और जल्द ही मैं इस टॉपिक को अगले एक वीक में कंप्लीट कर दूंगा। तो इसके साथ ही हमारा मैथ्स का पोर्शन समाप्त हो जाएगा। घनाभ, आपने बचपन में किताबों में हमेशा पढ़ा होगा घनाभ। इंग्लिश में इसको कहते हैं क्यूबॉइड, डी है ये। घनाभ देखिए, डिब्बे जैसी कोई भी आकृतियां, जैसे आपकी ईंट है, ज्योमेट्री बॉक्स है, इस प्रकार की आकृतियां घनाभ कहलाती हैं। मैं यहां पर एक घनाभ की आकृति बना रहा हूं। कुछ बेसिक चीजें आपको समझनी है, उसके बाद में आपको फॉर्मूला एकदम इजीली याद हो जाएंगे। जैसे यदि एक घनाभ है ये, और इसकी लंबाई मैंने ले ली L, इसकी चौड़ाई मैंने ले ली B और इसकी ऊंचाई यदि मैंने ले ली H, तो आपने इसका आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई देखा होगा। लेकिन सामान्य चीजें समझिए पहले। जैसे इसमें फलक कितने हैं, कितने फलक है इसमें। मान लीजिए आप इसको खोलेंगे पूरे को, जैसे आप एक कमरे में जरूर बैठकर मेरा वीडियो देख रहे होंगे और वो कमरा घनाभ के आकार का है। उसमें एक फलक नीचे है आपका फर्श, एक फलक ऊपर है आपकी छत और आपकी 4 दीवारें, 4 और 2 6 फलक हो गए। तो इन्हीं को फलक कहते हैं। बाहर की तरफ से देखेंगे आप डिब्बे को तो 6 फलक हो गए। तो फलकों की संख्या घनाभ में होती है 6। किनारे, ये देखिए, ये पहला किनारा, ये दूसरा किनारा, ये तीसरा, चौथा, इनको आप गिनेंगे तो 12 किनारे हैं। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें भी आप देखेंगे आपके फर्श के हो गए 4 किनारे, आपकी छत के हो गए 4 किनारे, 4 और 4 8, 2 इस साइड में 2 इस साइड में। ये जो किनारे हैं आपके, इनकी संख्या कितनी होगी 12। ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में इसके जो शीर्ष है, वर्टेक्स, शीर्ष कितने हैं, जो कोने हैं, तो आप अपने कमरे में देखिए कितने कोने हैं, 1 2 3 4 और 4 नीचे। ये जो है ना, ये यहां पर ये कोने हैं, इसके वर्टेक्स है, शीर्ष, ये 8 है। तो शीर्ष की संख्या इसकी 8 है। तो ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद में इसका, यदि मैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखूं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने फलक हैं इसके, 6 के 6 फलक आयताकार है। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं उसका फर्श आयताकार होगा, उसकी छत आयताकार होगी, चारों दीवारें आयताकार हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, जो उसकी 2 भुजाएं हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, उनको आप गुणा कर दीजिए, लंबाई और चौड़ाई को। ऐसे ही आपकी जो दीवार है उसमें ये लंबाई हो जाएगी और जो ऊंचाई है वो उसकी चौड़ाई हो जाएगी, तो उनको गुणा करते जाएं, तो वो सब उसके 6 के 6 फलक का, हम 6 के 6 आयतों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उनको जोड़ देंगे तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। 6 पृष्ठ है, 6 के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो उससे हमारा सूत्र बन जाता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इसी को यदि आप LBH में लिखेंगे, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी L गुणा B, तो LB हो गया, चौड़ाई गुणा ऊंचाई B गुणा H, BH हो गया, और ऊंचाई गुणा लंबाई तो H गुणा L यानी HL हो गया। यदि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को आप इस प्रकार से लिख देंगे तो ये इसका हो गया। फिर उसके बाद में दूसरा आता है हमारा, इसी में घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला है इसका, L गुणा B गुणा H, तो LBH आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो।
इसके अलावा यदि कई बार क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि कमरे में रंग करने पर कितना खर्च आएगा, उसकी चारों दीवारों को रंग करने पर कितना खर्च आएगा, इस प्रकार के सवाल, क्योंकि रंग का सवाल आएगा तो डेफिनेटली आप मानकर चलिए आपका फर्श तो होगा ही नहीं। कई बार छत का भी नहीं पूछते, सिर्फ 4 दीवारों का पूछते हैं। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की 4 दीवारों का यदि आपको क्षेत्रफल पूछा जाए, देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 6 फलक होते हैं, उस 6 फलकों में से आपके नीचे देखिए लंबाई है और चौड़ाई है। लंबाई गुणा चौड़ाई का एक नीचे का फलक हो गया फर्श का, और लंबाई गुणा चौड़ाई की छत हो गई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई वाले जो 2 है, ये जो 2 LB हैं, ये बाहर हो जाएंगे, बाकी BH प्लस HL 2 बार बच जाएंगे। यानी जो फर्श है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, और छत भी क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये दोनों आप बाहर कर देंगे, तो इसका फॉर्मूला देखिए कैसे बन जाएगा, ये LB अलग हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या बच जाएगा, 2 गुणा BH प्लस HL। इसमें से यदि आप H कॉमन ले लें तो आप पहले H भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। 2 गुणा B प्लस L, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, H। H पहले पद में भी है, दूसरे पद में भी है, तो H बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लिया इसमें। ये आप पहले भी H को लिख सकते हैं। तो ये सूत्र आपका क्या बन गया, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल है। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी ये जो चारों दीवारें हैं वो जो 4 फलक हमने ले लिए, ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ दिया। अब यदि प्रश्न में, अब ये देखो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है, एक और चीज में मैं आपको बता देता हूं। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, जैसे एक आयत है, ये एक आयत है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है कोई भी द्विविमीय आकृति है उसके चारों ओर जितनी जो दूरी है, उसकी टोटल जो डिस्टेंस है वो आपको देखनी है। जैसे आयत बना हुआ है तो चारों ओर आप एक चक्कर लगाएंगे, वो उसका परिमाप हो गया। ऐसे ही वर्ग हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे 5 भुजा का हो, 10 भुजा का हो, चाहे वृत्त क्यों ना हो, उसके चारों ओर एक चक्कर आप पूरा लगा देंगे, वो जो दूरी होगी उसको हम परिमाप कहते हैं। तो आयत के आप चारों ओर चलेंगे तो देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ये लंबाई प्लस चौड़ाई, मान लीजिए ये 8 है और ये 5 है, तो ये भी 8 होगी, ये भी 5 होगी, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो आप क्या करेंगे, 8 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 5, चारों को जोड़ देंगे तो इसका परिमाप होता है। तो सूत्र कैसे बन जाएगा, 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को, जैसे 8 और 8 16, 5 21 और 5 26 होता है। यदि आप लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दें, 8 और 5 13, इसका दुगना कर दें, 13 दूनी 26, आयत का परिमाप आ जाएगा। तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उसको 2 से गुणा कर दें, लंबाई प्लस चौड़ाई को इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, यानी 2 बार लंबाई है 2 बार चौड़ाई है, तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई देखिए यहां पर लिख रखा है, ये क्या है, परिमाप। जैसे आपका कमरा है तो फर्श का परिमाप, इसको आप क्या लिख सकते हैं, कोई कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो आपको, तो फर्श के परिमाप को आप किससे गुणा करते हैं, ऊंचाई से। ये कब कम आता है, जब क्वेश्चन में दिया गया हो यदि फर्श का परिमाप इतना है और ऊंचाई इतनी है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग नहीं दी जाती। कई प्रश्नों में आपको दिया जाता है कि फर्श का परिमाप इतना है तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या 4 दीवारों को रंग करने का खर्चा ज्ञात कीजिए। तो वैसी स्थिति में आप ये 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो परिमाप हो गया, उसको किससे गुणा कर देंगे, ऊंचाई से। जब मैं प्रश्न करवाऊंगा तो आप सारी बातें समझ जाएंगे। तो ये आपको बातें याद रखनी है इसके अंदर। फिर उसके बाद में आता है घन, यही लिख देता हूं मैं, अभी घनाभ में एक और बता देता हूं, घन मिटाकर ही लिख देंगे। घनाभ का विकिरण डायगोनल, देखिए जैसे आप आयत में विकर्ण इस प्रकार से लेते हैं, वैसे ही घनाभ में आप क्या करेंगे, जैसे इस नीचे वाले कोने को इस ऊपर वाले कोने से मिला देंगे, ये विकर्ण होगा। आपके जो कोने हैं, जैसे आपने लेफ्ट साइड का नीचे का कोना लिया और राइट साइड का ऊपर का कोना लिया, उसको मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको हम विकर्ण कहेंगे, डायगोनल कहेंगे घनाभ का। तो इस प्रकार की 1 2 3 4 डायगोनल बन जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि डायगोनल क्या काम में आएगा, जैसे या तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक घनाभ के एक कमरा है और उस कमरे में सबसे लंबी छड़ कौन सी आ सकती है, तो आप उस कमरे के अंदर लंबे से लंबी छड़ यदि
डालना चाहेंगे क्योंकि कितनी लंबी जाएगी, लंबाई वाली नहीं जाएगी, चौड़ाई वाली भी उतनी लंबी नहीं जाएगी। आप नीचे के कोने से ऊपर के कोने तक की कोई छड़ लगाएंगे, वो सबसे लंबी उसके अंदर एडजस्ट हो सकती है। तो जो छड़ का क्वेश्चन है कि एक कमरे के अंदर कितनी बड़ी छड़ डाली जा सकती है, एडजस्ट की जा सकती है, तो उसके लिए हमें घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना होता है। तो घनाभ के विकर्ण का सूत्र है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये घनाभ के विकर्ण का सूत्र है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद में घन, जैसे घन का मैं यहीं पर आकृति बना के और उसका बता देता हूं आपको। घन इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्यूब। घन देखिए इस आकार का होता है। घन एक घनाभ ही है। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी समान हो, उतनी ही लंबाई हो, उतनी ही चौड़ाई हो और उतनी ही ऊंचाई हो। जैसे आपने पासे में आप जो पासा फेंकते हैं जिसपे 1 से 6 तक के नंबर लिखे होते हैं, आपने लूडो सांप सीढ़ी खेला होगा, तो वैसी आकृति, तो उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब समान है। तो सारे के सारे जो सूत्र हैं, इन्हीं से घनाभ के जो घनाभ के सूत्र हैं उसी से घन के सूत्र निकल आते हैं। जैसे मैंने इसकी एक भुजा ए ले ली, तो इसकी चौड़ाई भी ए है और इसकी ऊंचाई भी ए है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ए है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखिए इसी सूत्र में लिखिए, क्योंकि ये भी क्या है, घनाभ ही तो है, वैसा ही तो एक डिब्बा है, सिर्फ इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो गई है। तो आप लंबाई गुणा चौड़ाई की जगह आप क्या लिखेंगे, भुजा गुणा भुजा, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई लिखने की आवश्यकता नहीं है। वही लंबाई है, वही चौड़ाई है, वही ऊंचाई है, सारी भुजाएं समान है। तो मान लीजिए इसकी मैंने भुजा ए ले ली, तो लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है। ए को ए से गुणा करेंगे ए स्क्वायर, फिर ये भी ए, ये भी ए, ऊंचाई और चौड़ाई। ए को ए से गुणा करेंगे ए स्क्वायर, ए को ए से गुणा करेंगे ए स्क्वायर। कितना ए स्क्वायर आ गया, ये 3 ए स्क्वायर। 3 ए स्क्वायर को 2 से गुणा करेंगे 6 ए स्क्वायर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 ए स्क्वायर। ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 6 गुणा ए क्या है, भुजा, तो 6 गुणा भुजा की स्क्वायर। बिल्कुल आप इसी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार से यदि आप घन का आयतन निकालेंगे, घन का आयतन पूरा नहीं लिख रहा मैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है, तो ए गुणा ए की घात कितनी हो गई, 3, यानी ए की घात 3, या इसको आप क्या लिख देंगे, भुजा की घात 3, या ए यदि भुजा ले रखी है तो ए की घात 3। ये हो गया आयतन घन का। और इसके अलावा घन के विकर्ण की लंबाई यदि आप निकालेंगे, विकर्ण, ये बी नहीं है, वह है ये विकर्ण। ये देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितने ए स्क्वायर हो गए, 3 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर हो गए। अब ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है, ए, और अंडर रूट में कितना बच गया, 3, अंडर रूट 3 ए, यानी अंडर रूट 3 गुणा भुजा, अंडर रूट 3 गुणा भुजा। ये देखिए वर्गमूल कैसे आता है, मैं आपको बता देता हूं। ये जो निशान है ना, ये इस निशान का मतलब होता है घात 1/2। तो a की घात 2 का मतलब क्या होगा, उसके ऊपर यदि वर्गमूल लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है, तो मैंने क्या बताया, इस निशान का मतलब होता है घात 1/2, यानी अंडर रूट का निशान यदि आप घटाएंगे तो घात 1/2 आएगी। घात के ऊपर घात लगी हो, तो मैंने खुद ने आपने इसी सीरीज में आपको मैंने घातांकों के नियम बताए थे। यदि घात के ऊपर दूसरी घात है तो दोनों घातें गुणा होंगी। घातें गुणा करेंगे तो a की घात 2 और दूसरी घात है 1/2। 2 को किससे गुणा करेंगे, 1/2 से, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं मैं, 1/2। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, a की घात 1, यानी क्या आ गया, a आ गया। एक घात तो लिखने की आवश्यकता नहीं होती, यानी a आ गया। तो स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट है या अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर है तो वो दोनों ही हट जाते हैं, वो संख्या होती है, वो बच जाती है। तो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर का वर्गमूल कितना आ गया, a, और बच गया क्या, अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 गुणा ए, यानी अंडर रूट 3 गुणा भुजा। ये है घन के विकर्ण की लंबाई। तो ये घन और घनाभ से संबंधित जो भी जरूरी बातें हैं वो आपको याद रखनी है। अब देखिए सामान्य तौर पर भी आप देख सकते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर कैसे आया। यदि आप वर्ग को आपने पढ़ा है, यहां बताता हूं आपको, वर्ग, उसकी चारों भुजाएं समान है। मान लीजिए ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। अब आप यदि एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब समान है, मान लो वो कमरा आपका 10 फीट चौड़ा है, 10 फीट ऊंचा है, 10 फीट लंबा है, तो उसमें नीचे का फर्श, ऊपर की छत और 4 दीवारें सभी क्या है, वर्गाकार,
क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान है तो 6 वर्ग हो गए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा या भुजा की घात 2, साइड की स्क्वायर। तो फर्श का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, छत का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, कितने ए स्क्वायर हो गए? 6 स्क्वायर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 6 ए स्क्वायर। तो आपको घन घनाभ समझने के लिए वर्ग और आयत की भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये इसकी बेसिक बातें हैं। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूं जिससे आप इन चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएं और इनका यूज कैसे करते हैं वो देख पाएं। अब देखिए, एक तो सीधे से क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे आपको कह दिया जाए एग्जाम्पल 1, यदि एक घनाभ की लंबाई 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर व ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, कुछ भी मान लीजिए 10, तो अंदाजे से लिख रहा हूं मैं, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ऐसी स्थिति में तो आपको सीधा फॉर्मूला यूज करना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या सूत्र है? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। मान रख दीजिए 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई को गुणा करना है। लंबाई है 13, चौड़ाई है 5, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई है 5, ऊंचाई है 10, प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई है 10, लंबाई है 13, तो 10 गुणा 13 क्या आ जाएगा? ये 2 गुणा 13 को 5 से गुणा किया 65, 5 को 10 से गुणा किया 50, 10 को 13 से गुणा किया 130। जोड़ दीजिए इन सबको, 50 और 130 हो गए 180, 180 और 65 हो गए 245। 245 को आप 2 से गुणा करेंगे 450। अब इसके आगे क्या आएगा वो ध्यान रखें आप। सेंटीमीटर में है तो इसको आप लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, या आप इसको लिखेंगे सेंटीमीटर की घात 2। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब वर्ग सेंटीमीटर है, घात 2 लगाने का मतलब ही वर्ग होता है। वर्ग करना, वर्ग कब करते, कैसे करते हैं? किसी संख्या का उसके ऊपर घात 2 लगाते हैं। तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आएगा। सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर है तो वर्ग मीटर, फुट है तो वर्ग फुट, या आप उसके ऊपर घात 2 लगाएं। यदि पहले वर्ग नहीं लिखते हैं तो उसके ऊपर आपको घात 2 लिखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हो सकता है प्रश्न में उत्तर में 450 एक तो सेंटीमीटर दे रखा है, एक दे रखा है 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 450 के यदि 2 ऑप्शन है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इकाई क्या आएगी, तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी बात, ये तो बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन था, आपको ध्यान में ये रखना है कि जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी दी गई है, जैसे घन घनाभ की बात हो, बेलन शंकु की बात हो, गोले की बात हो, हर किसी में आपको ये देखना है कि उनकी इकाई समान होनी चाहिए। यदि ये ऊंचाई लंबाई चौड़ाई में से यदि कोई सेंटीमीटर की बजाय मान लो 1 मीटर में दी गई हो तो उसको आपको पहले किस में चेंज करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। यानी तीनों या तो सेंटीमीटर में होनी चाहिए, तीनों या तो मीटर में होनी चाहिए, या तीनों किलोमीटर में होनी चाहिए, या तीनों फुट में होनी चाहिए। इसी प्रकार से यदि वजन का सवाल हो तो उसमें सभी इकाइयां या तो किलोग्राम में होनी चाहिए या ग्राम में होनी चाहिए। मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर व ऊंचाई 2 मीटर है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या आयतन ज्ञात कीजिए। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? आप लंबाई 80 सेंटीमीटर में है, चौड़ाई सेंटीमीटर में है, ऊंचाई मीटर में है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो ऊंचाई को आप 200 सेंटीमीटर लिखेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 2 का मतलब 200 सेंटीमीटर हो गया। अब आप इनको इस सूत्र में रख के, इस फॉर्मूला में रख के इसका आंसर ज्ञात करें। तो ये आपको बेसिक बातें हैं, ध्यान में रखनी चाहिए। अब इसी क्वेश्चन का पहले का, यदि घनाभ का आयतन ज्ञात करना है आपको, मैंने क्वेश्चन दिया था घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH। तो लंबाई इसकी 13 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इसकी 5 सेंटीमीटर है और ये 10 है। कितना हो जाएगा? 13 5 65, 65 ढाई 650। इसके आगे क्या लगेगा? घन। देखिए ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात कितनी हो गई? 3। तो या तो आप इसको सेंटीमीटर क्यूब लिखें या इसको आप क्या लिखेंगे? घन सेंटीमीटर। जैसे स्क्वायर में आप वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं क्षेत्रफल के अंदर, वैसे ही आयतन में आपको इकाई घन इकाई लिखनी है। यानी सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर,
मीटर है तो घन मीटर, फुट है तो घन फुट या घन फीट कह दीजिए, या फिर आप उसके ऊपर घात 3 लगाएं, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, इस प्रकार से। तो ये बहुत ही सामान्य और बेसिक से क्वेश्चन है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए आपका, यहां पर एग्जांपल लिख देता हूं मैं, जैसे घन का, कि एक घन की भुजा 5 मीटर की है, तो घन का आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? घन का आयतन, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3। घन का आयतन भुजा की घात 3। भुजा कितनी है इसकी? 5 मीटर, तो 5 की घात 3। 5 की घात 3 का मतलब है 5 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 5 से गुणा करेंगे 125। और आयतन में जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या लिखेंगे आप? मीटर क्यूब, या आप इसको क्या लिखेंगे? घन मीटर। जो इसकी इकाई लिखनी है वो तो आप या तो आप मीटर क्यूब लिखेंगे या घन मीटर। इसी प्रकार से यदि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ज्ञात करेंगे, तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 6 गुणा भुजा की स्क्वायर या 6a स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा कितनी है इसकी? 5। 6 गुणा 5 की स्क्वायर, 5 को 2 बार गुणा कीजिए, 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 6 से गुणा किया 150। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में वर्ग मीटर, या इसको आप लिखेंगे मीटर स्क्वायर या आप इसको लिखेंगे वर्ग मीटर। हिंदी में लिख दे रहा हूँ, कभी इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप इसकी इकाई वर्ग मीटर लिखें या मीटर की घात 2 लिखें। तो ये तो एकदम साधारण से क्वेश्चन है। इसी प्रकार से ये कह दिया जाए कि इसी सवाल में आपको कह दीजिए कि इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए घन का, यदि उसकी भुजा 5 है। तो घन के विकर्ण का अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या आया था हमारा? √3 गुणा भुजा या √3a, ऐसा लिखा था ना मैंने, √3a या √3 गुणा भुजा। क्या आ जाएगा ये? √3 गुणा भुजा कितनी है हमारी? 5 मीटर की, तो गुणा 5। √3 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 या 15 मत कर देना आप, क्योंकि एक के ऊपर अंडर लगा हुआ है और एक बिना अंडर की संख्या है, तो सीधा गुणा नहीं होता ये। √3 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 5 √3 आएगा, 5 √3 मीटर। पहले 5 लिख दीजिए, फिर अंडर की संख्या लिख दीजिए, ऐसे ही गुणा होंगे ये, अंदर इसको ले जाके गुणा नहीं करना है। यदि दोनों के ऊपर वर्गमूल होता, यदि √5 और √3 होता, तो हम √5 या 15 कर सकते हैं, लेकिन एक के ऊपर अंडर है, वर्गमूल का निशान है, दूसरे के ऊपर नहीं है, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है। इससे ज्यादा ये सोल्व नहीं होगा। 5 √3 मीटर, यहां पर मैंने वर्ग मीटर या घन मीटर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि विकर्ण क्या है? एक रेखा ही है, उसकी सिर्फ लंबाई आती है, तो लंबाई मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, फुट में, इसी प्रकार से होती है। तो इसमें आपको ये कोई क्षेत्रफल नहीं है, ये कोई आयतन नहीं है, ये लंबाई है, तो लंबाई मीटर, सेंटीमीटर इसी प्रकार से लिखी जाएगी। इसी प्रकार से ये जो घनाभ का सवाल था, इसमें यदि आपको विकर्ण पूछ लिया जाए, तो घनाभ के विकर्ण का मैंने आपको सूत्र बताया था, L² + B² + H²। तीनों की स्क्वायर कर दीजिए आप। L लंबाई कितनी है? 13, तो 13 की स्क्वायर। चौड़ाई है 5, 5 की स्क्वायर। ऊंचाई है 10, 10 की स्क्वायर। 13 की स्क्वायर का मतलब 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 169, 5 की स्क्वायर 25, 10 की स्क्वायर 100। कितना आ जाएगा ये? 169 और 25, ये हो गया 194, और ये 100 जोड़ा 294। अब 294 कोई पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, तो इसका वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते। वैसे थोड़ा बहुत ये छोटा हो सकता है, जैसे इस प्रकार के सवालों के आपको ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देखने हैं। जैसे 289 होता तो 289 किसका वर्ग है? 17 का। 17 गुणा 17 289 होता है, तो हम 17 लिख देते। 294 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 9 का वर्गमूल 3 आ जाता है, फिर 16 है, 16 का 4 आ जाता है, फिर 25 है, 25 का 5 आ जाता है, 6 6 36, 36 है, 36 का 6 आ जाता है, फिर 49 है, 7 7 49, 49 का वर्गमूल 7 आ जाता है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका ऑप्शन आपको 294 भी मिल सकता है, या आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? इसके कुछ टुकड़े कर सकते हैं। वैसे आपको समझाऊँ मैं आपको, जैसे 294 में आप भाग दे के देखिए, 2 का भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 साते 14। फिर उसके बाद में 2 का भाग अब दोबारा जाएगा नहीं, 3 का भाग जाएगा। देखिए 7 4 11 और 1 12, तो 3 चौके 12 और 3 निम 27। अब इसके बाद में किसका जाएगा?
सबसे पहले हमने 2 का भाग देखी कोशिश की, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सात 14। फिर उसके बाद में 3 का चला गया, 3 चौके 12, 3 निम 27। फिर 7 का ही जाएगा, 7 7 49। फिर 7 का जाएगा 7 एकम 7। यानी ये जो 294 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। 2 तिया 6, 6 7 42, 42 7 294। अब इसका क्या आ सकता है, देखिए 7 गुणा 7 यदि अंडर रूट के अंदर जोड़ा है तो उसमें से 1 बाहर आ जाएगा, यानी 7 आ जाएगा। अंदर कितना बच गया, 2 गुणा 3, 2 तिया 6। तो 294 के ऊपर वर्गमूल लगा हुआ हो या 7 अंडर रूट 6 लिखा हुआ हो, ये एक ही बात है। तो कहीं आप परीक्षा में कंफ्यूज हो जाएं कि हमारा उत्तर तो 294 आ रहा है वर्गमूल के अंदर और यहाँ पर 7 अंडर रूट 6 लिखा हुआ है, तो हम इसका आंसर कैसे, हमारा तो आया ही नहीं। तो इसको आप कर लीजिए। देखिए 7 अंडर रूट 7 का मतलब ऐसे मैंने क्यों लिखा है, 7 अंडर रूट 7 का 7 गुणा 7 है वर्गमूल के अंदर, तो 7 की स्क्वायर हो गई। 7 की स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है तो इसका मान कितना आएगा, 7। मैंने आपको बताया ना, ऐसे ही तो आप वर्गमूल निकालते हैं। जैसे 25 का वर्गमूल कितना आता है, 5, क्योंकि क्या है ये 5 गुणा 5, यानी 5 की घात कितनी है, ये 2 है। इसके ऊपर अंडर रूट लगेगा, घात 2 के ऊपर वर्गमूल का मतलब घात 1/2, तो 2 घात 1/2 से गुणा करेंगे तो कट जाएगी, तो 5 आएगा। ये मैं बताता जाऊंगा इस प्रकार की बातें सवालों के अंदर, तो आप सीख जाएंगे। तो ये 7 गुणा 7 का वर्गमूल आ गया, 2 बार 7 है ना, 7 की स्क्वायर, तो 7 आ गए तो बाहर आ गया, अंदर बच गया 2 गुणा 3, तो 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा 7 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को समझना है। तो ये तो क्वेश्चन है, बहुत कम आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन, लेकिन आप सीधे एडवांस पे जा भी नहीं सकते जब तक आपको बेसिक नहीं आते। तो ये बेसिक है कि आपको सीधा सा पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए या उनका विकर्ण ज्ञात कीजिए, तो आपको इस प्रकार से करना है। अब कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं जिससे कि आप इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझ पाए। देखिए एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कमरे की दीवारों पर रंग करवाने का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 2.5 मीटर व 3 मीटर है। तो कमरे की चारों दीवारों पर सफेदी करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए यदि सफेदी का व्यय 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो। तो पहले आपको चारों दीवारों का एरिया, क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। क्रमशः का मतलब ये होता है कि जो पहले लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई लिखी है वो इसी क्रम में होगी। ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, वे ऊंचाई होगी। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे ही रखी है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मैंने आपको सूत्र बताया था 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई है 5 प्लस चौड़ाई है 2.5 गुणा ऊंचाई है 3। क्या आ जाएगा ये 2 गुणा, इनको जोड़ दीजिए, 5 और 2.5 इनको जोड़ेंगे तो 7.5 हो जाएगा, गुणा में 3, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 2 तिया 6, 6 को 7.5 से गुणा कीजिए। 7.5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। 6 5 30, 7 6 42 और 3 45। एक अंक छोड़कर दशमलव है, तो यहां से भी एक अंक छोड़कर हम दशमलव यानी पॉइंट लगाएंगे, तो 45 आ गया। 45 मीटर स्क्वायर या 45 वर्ग मीटर, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल आएगा। तो वह क्या हो जाएगा, वह 1 वर्ग मीटर के कितने रुपए हैं, 20 रुपए लगते हैं प्रति वर्ग मीटर, 20 रुपए खर्चा है। टोटल कितना, 45 वर्ग मीटर है, तो 45 को 20 से गुणा करेंगे, 45 दूनी 90 यानी 900 रुपए हो जाएगा। चारों दीवारों पर खर्च कितना हो जाएगा सफेदी करवाने का, 900 रुपए। यही सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि कमरे की चारों दीवारों और छत पर भी तो कलर होता है, छत पर कलर करवाने का व्यय कीजिए, व्यय ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, 4 दीवारों का तो ये हो गया, एक साथ भी निकाल सकते हैं, अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। 4 दीवारों का तो ये हो गया, छत का क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि छत भी लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, फर्श भी लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। तो 2 LB जो हमने उस सूत्र में से बाहर निकाला था उसमें से 1 LB हम ले लेंगे। छत का क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है इसकी 5, चौड़ाई कितनी है 2.5, 5 को 2.5 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 12.5 वर्ग मीटर। 5 को 2.5 से गुणा करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। अब 45 तो चारों दीवारों का आ गया, 12.5 किसका आ गया, छत का आ गया। तो 45 और 12.5 यदि आप जोड़ेंगे तो 5 पॉइंट का पॉइंट, 5 2 7, 4 और 1 5, 57.5 वर्ग मीटर। यानी टोटल एरिया आपका है वो कितना हो गया 57.5। खर्चा कितना है 20 रुपए का प्रति वर्ग मीटर।
ये खर्चा भी दूसरे तरीके से दिया जा सकता है, उसका मैं कुछ और एग्जाम्पल दूंगा। मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 0 से मल्टीप्लाई करने पर तो सारे 0 आ गए। 2 से करेंगे 2 5 10, 2 7 14 और 1 15, 2 5 10 और 1 11, 0 0 5 1 1, एक अंक छोड़कर दशमलव है तो यहाँ भी एक अंक छोड़कर दशमलव, 1150 रुपये। कितने हो जाएंगे? 1150। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी में मैं आपको बता देता हूं कि 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की बजाय आपको यदि ये दे दिया जाए कि यदि व्यय 3 वर्ग मीटर का व्यय 50 रुपये है, ध्यान रखें, अलग सा सवाल आ जाता है कि यदि 3 वर्ग मीटर पर कलर कराने का व्यय 50 रुपये है तो इसकी जो 4 दीवारें हैं, मान लीजिए यही सवाल है, तो चारों दीवारों पर सफेदी करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब की बार 1 वर्ग मीटर का नहीं है 50 रुपए की आप सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे? सामान्य तौर पर आपने बचपन में पढ़ा होगा ऐसे, 3 वर्ग मीटर पर खर्चा कितना है? 50 रुपए। 1 वर्ग मीटर पर सफेदी कराने का खर्चा कितना होगा? ये 3 भाग में ले जाइए, 50/3 रुपए। 3 वर्ग मीटर है तो 50/3, 7 होता तो 50/7 आ जाते हैं, नहीं बट्टे में ले जाइए। तो 1 वर्ग मीटर का कितना आ गया? 50/3। टोटल कितना है? 45। तो 45 को 1 वर्ग मीटर के खर्चे से गुणा कर दीजिए। 3 एकम 3, ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजू 15। 3 की टेबल में आ रहा है 45 भी, ये भी 3 की टेबल में आ रहा है, तो 3 एकम 3 और ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजू 15। 15 को आप 50 से गुणा करेंगे, 15 पंजू 75, यानी 750 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो आपको थोड़े से अपनी आंखें खुली रखनी है, अपने दिमाग को चालू रखना है कि प्रश्न किस प्रकार से दिया गया है, उसी हिसाब से आपको अपना आंसर देना है। अब कुछ और एग्जाम्पल भी बता देता हूं। इसके अलावा मैं ये भी सोच रहा हूं कि भाई आपको मैं किस प्रकार से सॉल्यूशन करने के लिए या मतलब प्रैक्टिस करने के लिए सवाल दूं, तो उसके लिए मैं एक तरीका सोच रहा हूं। जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा कि उसको अप्लाई करूं ताकि आप प्रैक्टिस भी कर पाएं और आपकी एक ठीक तरीके से जांच भी हो जाए कि आप कितना इससे सीख पा रहे हैं या एग्जाम के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वैसे इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन हैं और जिनको मैं एक वीडियो के अंदर तो सबको कवर भी नहीं कर सकता, तो मैं इसको मिटा के कुछ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, अभी मैंने करवाया उसी तरीका का है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी एक भुजा 100 सेंटीमीटर की हो या एक किनारा 100 सेंटीमीटर का हो। इस प्रकार का एक क्वेश्चन लक्ष्य की गाइड में दे रखा है। यदि इसके चारों ओर रंगीन कागज चिपकाना हो जिसकी लागत 2 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो पूरा सवाल मैंने नहीं लिखा, यानी आपको लागत टोटल ज्ञात करनी है। इसके आगे ये भी लिख सकते हैं आप कि इसकी टोटल लागत क्या होगी यदि इसके रंगीन कागज चिपकाना हो। तो रंगीन कागज उस बक्से के आप चारों ओर चिपकाएंगे तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना पड़ेगा, उसकी लागत ज्ञात करनी पड़ेगी। 2 चीजें पूछ ली, परीक्षा में तो आपको एक ही पूछी जाएगी क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। मैं दोनों बातें बता देता हूं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल आप उसको बोल सकते हैं 6 गुणा भुजा की स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 6 गुणा भुजा है आपकी 100 सेंटीमीटर की, तो 100 की स्क्वायर। 100 की स्क्वायर का मतलब 100 को 2 बार गुणा करेंगे, 100 गुणा 100 कितना आ जाएगा? 10,000, यानी 4 जीरो आ जाएंगे। 10,000 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60,000 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 की घात 2 का मतलब है 100 गुणा 100, तो ये 10,000 आ जाएगा। 10,000 को 6 से गुणा करेंगे 60,000 आ जाएगा। अब देखिए लागत देखिए किस प्रकार से दे रखी है। 100 वर्ग सेंटीमीटर की लागत कितनी है? 2 रुपए। 100 वर्ग सेंटीमीटर की लागत कितनी? आप एक की निकाल लिया करो। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर की यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी होगी? ये 100 भाग में ले जाइए, 2/100। वैसे 2 और 100 कटते हैं आपस में, लेकिन काटिए नहीं क्योंकि आपके जीरो काटने बिल्कुल आसान होते हैं। तो लागत देखिए अब कितनी आ जाएगी। टोटल एरिया आपका कितना है? 60,000 वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग सेंटीमीटर की लागत कितनी है? 2/100 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो कट के 600 को 2 से गुणा करेंगे 1200 रुपए। बिल्कुल आसान है ये। तो इस प्रकार से के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लागत पूछी जा सकती है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखिए मैं सवाल लिख रहा हूं तो मुझे समय लग रहा है। एक क्वेश्चन दिया गया है कि 2 समान घन एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि घन की एक भुजा 50 सेंटीमीटर की हो। प्रश्न में मूल बात है कि घन की भुजा तो है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 2 घन सटाकर रखे गए हैं यानी पास पास में। अब मुझे बताइए कि 2 घन यदि सटाकर रखे जाएंगे
तो क्या बन जाएगा? घनाभ। सोच के देखो मन में 2 डिब्बे, यदि उनको आप सटा कर रखेंगे तो क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा। अब मैं कैसे बनेगा ये बना देता हूँ मैं इस प्रकार से। यदि मैं थोड़ा सा अलग बन गया, लेकिन आप 2 डिब्बे पास पास लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा। यानी उसकी चौड़ाई कितनी रहेगी? जितनी थी पहले। आप सोच के देखिए, आपके पास 2 पासे हैं, उनको आप पास पास रख देते हैं तो क्या होगी? उसकी सिर्फ लंबाई बढ़ जाएगी। लंबाई क्या हो जाएगी? दुगनी। चौड़ाई उसकी उतनी है, ऊंचाई उसकी उतनी है, सिर्फ क्या बढ़ जाएगी? लंबाई। तो ये जो घनाभ है इसकी लंबाई तो कितनी होगी? 50 और 50। भुजा कितनी है? 50। 50 और 50 100 सेंटीमीटर। चौड़ाई इसकी वही रहेगी 50, ऊंचाई इसकी वही रहेगी 50। अब इसका आपको क्या ज्ञात करना है? कुछ भी पूछ सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकते हैं, इसका आयतन पूछ सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए इस प्रकार के घनाभ का, तो 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। क्या आ जाएगा ये? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई तो 100 गुणा 50, चौड़ाई गुणा ऊंचाई 50 गुणा 50 प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई 50 गुणा 100। आप इसको गुणा करके जोड़ के सरल का तो कर ही सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी 2 घन यदि सटा कर रखे जाएं तो उनकी लंबाई क्या हो जाएगी? दुगनी। चौड़ाई उतनी है, ऊंचाई उतनी है। घनाभ का आप सूत्र लगा दीजिए, आयतन पूछे तो आयतन का सूत्र लगा दीजिए, तो उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ये हो सकते हैं। बाकी भी बहुत प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन इतना सारा। अभी देखिए थोड़ा सा एक इसका विपरीत क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे आपको कह दिया जाए कि एक घन है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन क्या दे दिया? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ये कितना दे रखा है हमें प्रश्न में? 150 मीटर स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से दे रखा है, आपको ज्ञात नहीं करना। तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना दे रखा है? 150। ये भुजा की स्क्वायर आप यहीं रखिए, इसके गुणा में कितना है? 6। इसको आप भाग में ले जाइए, ये 6 यहाँ पर भाग में चल जाएगा। काट दीजिए 6 के से, टेबल में यदि कट रहा है तो 6 दूनी 12, बच गया 3, आगे 0 लगाया 30, 6 5 30। भुजा की स्क्वायर आ गई 25। भुजा की स्क्वायर बराबर आ गई 25। 150 में 6 यदि आपको काटना नहीं आता है तो आप भाग दीजिए। 6 दूनी 12, बच गया 3, आगे 0, 6 5 30। इस प्रकार से अब भुजा की स्क्वायर बराबर आ गई 25। आपको ज्ञात करना है भुजा। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों पक्षों में क्या लेना पड़ेगा आपको? अंडर रूट, वर्गमूल लेना पड़ेगा। स्क्वायर तभी हटती है जब उसके ऊपर अंडर रूट हो, ऐसा तो मैंने 2-3 बार आपको बता दिया। तो दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे, तो भुजा की स्क्वायर का वर्गमूल आ गया भुजा, और 25 का वर्गमूल आ गया 5। क्योंकि 25 किसकी स्क्वायर है? 5 की। इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। 5 की स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो 5 आ जाएगा। ये मीटर स्क्वायर में था, तो ये भुजा किस में आ जाएगी? मीटर में। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको दिया गया है कि एक घन का आयतन, क्वेश्चन आ जाए कि एक घन का आयतन बराबर 216 मीटर क्यूब है या 216 घन मीटर है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा की घात 3। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई घन का होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, तो भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, भुजा की घात 3 अभी मैंने आपको बताया, बराबर कितना है? 216। अब ये घात 3 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? दोनों पक्षों का घनमूल लेना पड़ेगा। घनमूल लेना आप जानते हैं? नहीं जानते तो देखिए मैं दूसरे तरीके से बता सकता हूं। 216 के आप इस प्रकार से, यदि आपको याद हो तो ये 6 का घनमूल होता है। 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 6 36, 36 6 216 होता है। नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए, 216 किसकी घात 3 है ये आप देख लीजिए। 2 का भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 8 16, लेकिन बीच में आपको 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 एकम 2, फिर 1 में भाग नहीं गया तो आपको वो, जैसे आप बोलते हैं टूटे हुए भाग की बिंदी बोलते थे बचपन में, तो बिंदी लगानी पड़ेगी, क्योंकि 2 का भाग देने का मतलब 216 का आधा होगा। अब 216 का आधा 18 थोड़ी होता है, 108 होता है, थोड़ा सा आप याद रखें। फिर 2 का भाग देंगे, 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 3 का भाग जाएगा, नहीं 2 का फिर चला जाएगा, 2 दूनी 4 और
2 7 14, 27 आ गया। अभी यदि आपको नहीं दिख रहा हो तो 27 तक पहुंच गए हम। फिर 3 का 3 निम 27, फिर 3 का 3 तिया 9, फिर 3 का 3 एकम 3। 3 बार तो 2 हो गया और 3 बार 3 आ गया। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 की घात भी कितनी आ गई 3, और 3 की घात भी कितनी आ गई 3। यदि दोनों की घात सेम हो, a की घात भी 3 हो, b की घात भी 3 हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, a गुणा b की घात 3। ये घातांक का नियम था, a गुणा b की, दोनों की गुणा करके आप घात 3 लगा दीजिए। तो आप ये 2 गुणा 3 है, इसकी घात 3 लगाएंगे, यानी कितनी की घात 3 आ गई, 6 की घात 3। 2 तिया 6 की घात 3। अब यहाँ भुजा की घात 3 है और बराबर 6 की घात 3 है, दोनों तरफ घात 3 है, तो भुजा बराबर कितनी आ जाएगी 6 मीटर की। या आप घनमूल ले लीजिए, तो दोनों तरफ 1/3 घनमूल, जैसे वर्गमूल लेते हैं तो दोनों तरफ 1/2 घात लगाएंगे, घनमूल लेंगे तो दोनों तरफ 1/3 घात लगाएंगे। 1/3 घात लगाएंगे तो घात के ऊपर घात 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। हालांकि आर्ट के विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि गुरुजी ऐसे क्या बता रहे हो, हमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा फिर क्योंकि उनका थोड़ा प्रैक्टिस कम होती है। देखिए, भुजा की घात 3 और बराबर हो गया 6 की घात 3। पहली बात तो दोनों तरफ यदि घातें समान हो तो उनका आधार समान होगा, सीधी सी बात है। यदि घात उनकी समान है तो उनके आधार भी समान होंगे, यानी भुजा बराबर 6 होगी। घनमूल लेने का मतलब ये होता है कि दोनों पक्षों की आप घात कितनी ले लेंगे, 1/3। यहाँ 6 की घात 3 की भी कितनी ले लेंगे, 1/3। घात के ऊपर घात होती है तो दोनों घातें गुणा हो जाती है, मैंने अभी आपको बताया। 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, भुजा की घात 1 यानी भुजा, और वहाँ भी 3 और 1/3 कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 6। तो आपको कुछ घनमूल और कुछ वर्गमूल याद होने चाहिए। जैसे 25 तक की आपको वर्गमूल और 10 तक की संख्याओं के, 10 जैसे 10 का 1000 होता है तो 1000 से नीचे नीचे के आपको पूर्ण घन संख्या यानी घनमूल पता होना चाहिए। मैं इस प्रकार की कुछ बातें आपको पढ़ाते पढ़ाते समझाने की कोशिश करूंगा। अब ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि मैं कोशिश करूंगा कि जैसे जो जो एग्ज़ाम यदि अनाउंस होता है जल्दी, तो मैं इनकी प्रैक्टिस आपको करवाया करूंगा। या जो एक एप्लीकेशन में बनवा रखी है मैंने, उसकी मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी मैं इसके कुछ टेस्ट आपके लूँ। आपको जैसे टॉपिक करवा रहा हूँ, फिर मैं दोबारा इनको रिवाइज करवाऊँ, फिर उसके टेस्ट लूँ, आपको क्वेश्चन दूँ, आप उनको सॉल्व करें, तो उससे कुछ आपकी प्रोग्रेस बढ़ पाएगी, जिससे आप इस लेवल तक पहुंच पाएंगे कि आप कुछ क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर पाएं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।